Good morning, all of you. Good morning, Swayam. Good morning, Santanu, Akansa, Astha, Ria. Good morning, Isa. Good morning, Aryan. Very good morning, Sumit, Saveri, Arya. Good morning, all. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि आपको याद है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये स्टार्ट किए थे, और इसका आज हमारा जो है सेकंड लेक्चर है। ओके, तो इसमें जो भी कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे हुए हैं, तो एक बार अगेन वही सारे कंसेप्ट को फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, और उसके बाद फाइनली हम लोग आगे का जो पोर्शन है वो हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले रिस्पॉन्स करेंगे, ऑडियो वीडियो क्लियर है? इफ यस, तो हम आज का जो सेशन है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। रिस्पॉन्स में क्विकली, एवरीथिंग इज ओके? चलो, सारी चीजें प्रॉपरली दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को? ओके, गुड। चलो, तो स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। चलो, बढ़िया, ग्रेट। तो अभी देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहां पर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्टडी किए थे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट देखे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं बेटा वैसे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, चाहे वो एनिमल रहे या फिर हम खुद अपनी बात करें, तो यहाँ पे हम लोगों को जो नीड होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो होती है एनर्जी की। और इस एनर्जी को हमको ऑब्टेन करना है, तो इसके लिए हमारे बॉडी में वेरियस टाइप का बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, जिसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिज्म्स की हम बात करें, तो इसमें हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहले जो स्टडी किए थे वो देखे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से, क्योंकि देखिए एनर्जी जो है हमें फूड से मिलेगी, और फूड से जब एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, हमारे बॉडी में जब फूड जो है, यदि कोई भी फूड जब हमारा बॉडी ऑब्टेन करेगा, तो ऑब्टेन करने के बाद उस फूड को ब्रेक करना पड़ेगा, उस फूड का हमारे बॉडी में डाइजेशन होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद फूड जो है हमारे बॉडी में क्या होगा बेटा? एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो यूज करना है वो एसिमिलेट हो जाएगा, और जो यूज नहीं करना है वो रिमूव हो जाएगा। तो बेटा ये जो फूड है इसको डाइजेस्ट करना है, तो यहाँ पे मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी होने वाला है, और मैकेनिकल ब्रेकडाउन के साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग देखें तो केमिकल ब्रेकडाउन भी होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो हम फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करें, क्या चीज? जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे बॉडी में जब एब्जॉर्ब हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट मींस मेन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है दैट इज ग्लूकोज। ओके, अब इससे हमको एनर्जी निकालना है, और एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में बनेगा। तो अब इस कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडाइज करना होगा, तो कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीडेशन के लिए हमारा यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम तो हो गया, अब हमारा जो है वो क्या चीज बेटा? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है अब ये काम करेगा। तो जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे जब काम करेगा, तो ग्लूकोज का वहां पे बर्निंग होगा, जिसकी वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। यही जो है बेटा मेन हमारा जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसका मेन पर्पस है। समझे? मींस फाइनली जो नीड है हमें एनर्जी की वो तो मिल गई, बट इसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो हार्मफुल होगा तो ये जो है अगेन हमारे लंग्स के थ्रू क्या होगा? बाहर चला जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा एक पार्ट जो हमने यहाँ पे स्टडी किए थे। तो अब इसी के साथ साथ देखो बेटा, एक्सेस अमाउंट में यदि ग्लूकोज हमारे बॉडी में रहा, एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में रहा, तो ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन।
ठीक है, फैट के फॉर्म में या फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड है, यदि हमें उतना एनर्जी नीड नहीं है हमारे बॉडी को, तो अल्टीमेटली ये तो स्टोर हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग जो है फूड में, ठीक है, एनर्जी हमें ऑब्टेन करना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ही साथ हम प्रोटीन भी यूज करते हैं। अब प्रोटीन का यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा, ठीक है, तो प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो यहाँ पे जब प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है तो अमाइनो एसिड के फॉर्म में हमारा बॉडी जो है उसे एब्जॉर्ब करेगा, यूटिलाइज करेगा। फिर अमाइनो एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है, क्या चीज, जब अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो बनता है यहां पर अमोनिया। समझे, प्रोटीन जो है एक्स्ट्रा रहे या अमाइनो एसिड एक्स्ट्रा रहे तो हमारा बॉडी उसे स्टोर नहीं करता है। समझ गए, अब हमारा बॉडी जब इसे स्टोर नहीं कर रहा है और अमोनिया यदि ये फॉर्म हुआ है तो अमोनिया हमारे लिए जो होगा वो क्या होगा, हाईली टॉक्सिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अमोनिया जो है ये हाईली टॉक्सिक होगा। अब हाईली टॉक्सिक होने की वजह से ये अमोनिया जो है इसको हमारा जो बहुत ही अच्छा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है दैट इज लीवर, तो अमोनिया जो है वो कहां पे जाएंगी बेटा, लीवर में जाएगी, और लीवर में जाने के बाद अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाएगा यूरिया में। ठीक है, हमारे बॉडी की बात हो रही है बेटा, ठीक है, तो अमोनिया जो है लीवर में जाते ही अमोनिया जो है ये क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। अमोनिया का यहां पे क्या हो गया, कन्वर्सन हो गया, तो कन्वर्ट हुई, किस में कन्वर्ट हो गई, यूरिया में। अब यूरिया जो है हमारे लिए एज कंपेयर टू अमोनिया टॉक्सिक नहीं होता, लेस टॉक्सिक हम कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि टॉक्सिक नहीं है, बट अमोनिया के कंपैरिजन में इसका टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो कम है। समझे, तो इस तरह से यूरिया को हमारा बॉडी जो है इजीली हमारे बॉडी से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया, तो फाइनली हमारा इस चैप्टर का जो मेन पर्पस है वो हम समझते हैं। ठीक है, मैं जब भी पीछे रहूंगा तब आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जूम के रिकॉर्डर में शायद कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वीडियो शायद आप देखोगे लेकिन थोड़ा सा ब्लर आ रहा है जो रिकॉर्डिंग होने के बाद आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, टेक्निकली क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर है, उसको फाइंड करने की। जब तक के नहीं समझ में आ जाए तब तक के बेटा जब जब मैं पीछे होऊंगा, क्योंकि आपके पास क्वालिटी अभी अच्छी दिख रही होंगी शायद, ठीक है, तो और इसके पहले के कंपैरिजन में क्वालिटी जो है और भी अच्छा बेटर हो गया है अभी। ठीक है, देखे होंगे, एक्चुअली मैंने कैमरा चेंज किया हूं, इसके पहले वाला कैमरा जो है वो आई थिंक शायद थोड़ा डैमेज हो गया या क्या हो गया पता नहीं, सॉफ्टवेयर या इंटरनल कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो कैमरा चेंज किया जिसकी वजह से फेस और बोर्ड का क्लियरिटी थोड़ा सा बढ़ गया है। ओके, ऐसा है क्या बेटा, ऐसा तो नहीं कि मैं अकेली बात कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स देते रहा करो बेटा, यस नो, या फिर जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें बीच बीच में, तो मुझे लगेगा कि नहीं क्लास सही चल रहा है। नहीं तो ऐसा होगा कि क्लास डिस्कनेक्ट हो गया और मैं पढ़ाई जा रहा हूँ, बाद में पता चलेगा कि सर हम तो क्लास में थे ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्स जरूरी है। ठीक है, चलो, तो जब जब भी आपको मैं पीछे साइड हुआ तो इमीडिएटली स्क्रीनशॉट लेके रख लो। पीछे से भी आप यदि क्लास कर रहे होंगे तो वहां पे भी ऑप्शन आता है, नहीं मालूम होगा तो आप पूछ सकते हो। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, और एक और चीज मैं बता रहा हूं, एक्चुअली कैमरा चेंज किया तो पहले वाले कैमरे में ऐसा था कि वहां पे आउटपुट मुझे दिखता था, ठीक है, अभी के कैमरे में आउटपुट उस कैमरे में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे ये नहीं मालूम कि मैं आपको देख रहा हूं या फिर कहीं और देख रहा हूं। मैंने अपने दूसरे आउटपुट में जो है वो दूसरे साइड रखा हूं आउटपुट, तो उधर मैं यदि देखूंगा तो फिर ऐसा लगेगा कि मैं कहीं और देख के बात कर रहा हूँ, बट उस कैमरे पे मैं देख रहा हूं तो मैं कैमरे पे देख रहा हूं तो आपको फील होना चाहिए कि मैं आपको देखते हुए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरा आउटपुट कहीं और है, समझे, ओके। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। क्या देख लिया हमने, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें फूड और प्रोटीन का जो है हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, अल्टीमेटली एनर्जी का प्रोडक्शन होना है और एनर्जी का यूटिलाइजेशन होना है, बट इसी के साथ साथ इसमें जो बाई प्रोडक्ट यहाँ पे जो बनेंगे वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो उसको रिमूव करना है, जैसे यूरिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। ओके, इसलिए इसे हमारे बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी हो गया है। अब देखिए,
अब इस तरह से हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो उसमें हम एक्सक्रीशन का यदि हम डेफिनेशन देखें तो एक्सक्रीशन मींस क्या होगा बेटा, इलिमिनेशन या फिर रिमूवल। क्या चीज, एलिमिनेशन एंड रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट, दोनों भी आ सकते हैं। तो रिमूवल जो हो रहा है वो किसका हो रहा है बेटा, मेटाबॉलिक या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट। इस फिनोमिना को एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, अब इस एक्सक्रीशन की यदि हम बात करें तो मोड ऑफ एक्सक्रीशन हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़े थे, और मोड ऑफ एक्सक्रीशन में हम लोगों ने 3 टर्म देखे थे बेटा। 3 टर्म में हमने फर्स्ट जो स्टडी किए थे वो हम लोगों ने देखे थे अमोनोटेलिज्म, सेकेंड हमने देखे थे यूरियोटेलिज्म, और थर्ड हम लोगों ने जो देखे थे यूरिकोटेलिज्म। ओके, ऐसे देखे थे हम लोगों ने। ओके, तो अमोनोटेलिज्म में हमने क्या देखे थे, जब मोड ऑफ एक्सक्रीशन यदि अमोनिया के फॉर्म में यदि होता है, ठीक है, यदि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, सिंपल टर्म में हम देखें तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यदि अमोनिया है तो अमोनोटेलिज्म कहलाएगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यदि यूरिया है तो यूरियोटेलिज्म कहलाएगा, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यदि यूरिक एसिड है तो यूरिकोटेलिज्म कहलाएगा। अमोनिया जो होता है हाईली टॉक्सिक है, यूरिया जो है लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू अमोनिया, और यूरिक एसिड जो है लीस्ट टॉक्सिक है। समझ गए। फिर इसी तरह से यदि हम देखें तो अमोनिया जो है यदि इसको हमको रिमूव करना है तो 1 ग्राम अमोनिया जो है उसको डिजोल्व करके हमारे बॉडी से रिमूव करना है तो 500 ml वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो 1 ग्राम अमोनिया के लिए 500 ml वाटर इसेंशियल होता है ताकि अमोनिया जो है वो डिजोल्व हो जाए और उसे रिमूव किया जाए प्रॉपरली। लेकिन यहां पे ओनली 50 ml वाटर रिक्वायर्ड रहेगा और यहां पे ओनली 10 ml वाटर रिक्वायर्ड रहेगा यूरिकोटेलिज्म में। समझे। तो इस तरह से यहां पर अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म का हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किए थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहां पे कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। तो एग्जांपल्स जो हम लोगों ने देखे थे, ठीक है, तो एग्जांपल्स में देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अमोनोटेलिज्म की हम बात करते हैं, ठीक है, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलना चाहिए होगा। तो अमोनोटेलिज्म की हम बात करते हैं तो ऐसे एनिमल जो एक्वाटिक हैबिटेट में रहेंगे, ठीक है, क्या चीज, ऐसे एनिमल जो एक्वाटिक हैबिटेट में रहेंगे उनके लिए जो मोड ऑफ एक्सक्रीशन रहेगा वो अमोनोटेलिज्म रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्वाटिक हम इंसेक्ट की बात कर सकते हैं, ठीक है, एग्जांपल हम देखें तो बोनी फिश जो है इसमें आता है, और साथ ही साथ जो एक्वाटिक एम्फीबियंस जो होते हैं, क्या चीज, एक्वाटिक एम्फीबियन, ये भी जो है अमोनोटेलिज्म को बताते हैं। लेकिन इसके बाद यदि हम यूरियोटेलिज्म की हम बात करें तो यूरियोटेलिज्म जो है अब एक्वाटिक हैबिटेट वाले नहीं आएंगे। यूरियोटेलिज्म में हम लोग आते हैं मींस मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मैराइन फिश, ठीक है। तो इसमें मैमल्स हम देख सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल इसमें आता है, एंड मैराइन फिश जो है इसमें आती है। तो ये सारे जो हो गए ये क्या हो गए, हमारे यूरियोटेलिज्म हो गए, ठीक है, यूरियोटेलिक एनिमल्स। समझे। फिर यूरिक एसिड की हम बात करें तो रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स और साथ ही साथ बर्ड्स। ओके, क्या क्या, रेप्टाइल, लैंड स्नेल्स और बर्ड्स जो है ये यूरिकोटेलिक
यूरिकोटेलिक एनिमल है, समझ गए। तो इस तरह से यहां पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में मोड ऑफ एक्सक्रीशन समझे थे। फिर इसके बाद फाइनली हम लोगों ने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट किए थे, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोगों ने यहां पे सबसे पहले क्या क्या होता है एक्चुअली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वो हम लोगों ने देखे थे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि कंसिस्ट करता है, क्या क्या चीजें कंसिस्ट करता है हमने देखी, ठीक है। क्या पढ़े थे हम लोगों ने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो स्टडी किए थे, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, सबसे पहले पेयर ऑफ किडनी था, यूरेटर था, यूरिनरी ब्लैडर था एंड यूरेथ्रा था। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो है, कुछ एक्स्ट्रा के इंफॉर्मेशन और भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी देखेंगे। बेटा वीडियो लैगिंग तो नहीं हो रहा है ना, प्रॉपरली चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स करो। हेलो, सारी चीजें क्लियर है? ओके ठीक, नो प्रॉब्लम। तो देखिए पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे किडनी के बारे में स्टडी किए, ओके। इस तरह से पेयर ऑफ किडनी जो है ये प्रेजेंट है, यूरेटर प्रेजेंट है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है और यूरेथ्रा प्रेजेंट है, ऐसा हमने देखे थे। तो किडनी की हम बात करें तो किडनी में हम लोगों ने जो स्टडी किए थे, एक तो हमने किडनी का कलर देखे थे, साथ ही साथ किडनी का हम लोगों ने शेप देखे थे, साथ ही साथ यहां पे हम लोगों ने किडनी का साइज भी देखे थे। कलर क्या देखे थे बेटा हम लोगों ने देखे थे यहाँ पे कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है किडनी। फिर उसके बाद दिखता कैसे बेटा, बीन के समान दिखाई देता है। ओके चलो, तो जो भी प्रॉब्लम आया था वो सॉल्व हो गया है। हम लोग यहाँ पे किडनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें किडनी का कलर जो है रेडिश ब्राउन होता है। शेप की बात करें तो बीन शेप होता है। साइज जो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर जो है वाइड होता है। और इसके बाद फिर हम लोगों ने इसका थिकनेस देखे थे, जो कि 2 से लेके 3 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होता है। तो ब्रॉड जो रहेगा कितना रहेगा, 5 टू, मॉस्किटो भी परेशान कर रहा है, हाँ 5 टू कितना बेटा, 7 सेंटीमीटर है, ओके। फिर इसके बाद हम लोगों ने जस्ट इसी के साथ साथ हमने अगेन किडनी का लोकेशन देखे थे, बट किडनी का बेटा वेट नहीं देखे थे। एक हेल्दी पर्सन की यदि हम बात करें और किडनी के वेट की हम बात करें, तो किडनी का जो वेट होता है ये 120 से लेकर के 170 ग्राम्स के आसपास होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक तो राइट किडनी देखे थे और हम लोगों ने लेफ्ट किडनी देखे थे। तो अब मुझे बताओ राइट और लेफ्ट किडनी में क्या देखे थे हम लोगों ने, रिस्पॉन्स करेंगे। राइट किडनी जो है लेफ्ट के कंपैरिजन में लोअर साइड में होती है, और लेफ्ट किडनी जो है ये कैसी होती है, अपर होती है। राइट लोअर में होने का रीजन क्या था, वेरी गुड, लीवर होता है। लेफ्ट थोड़ा सा पीछे साइड होता है, क्या रीजन था, वेरी गुड बेटा, स्टमक की वजह से था। गुड बेटा प्रहलाद, आपका भी जो है आंसर सही है। जो लोकेशन सिचुएशन बता रहे हो वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं, वेरी गुड। चलो तो आगे देखिए, अभी यहाँ पे अगेन हम लोग यहाँ पे लोकेशन देखेंगे किडनी की।
तो लोकेशन की यदि हम बात करें तो आपको याद होगा हम लोगों ने वर्टिब्री पढ़े थे लास्ट टाइम, जैसे हमारा लंबर थोरेसिक इस तरह से हमने पढ़े थे, तो वहां पे लंग्स का हमने लोकेशन देखे थे। लंग्स में ट्रैकिया जो है दो पार्ट में जो डिवाइड होता है तो वो कैसे होता है वो बताया था मैंने। ठीक है, तो ट्रैकिया जो है बेटा जब ब्रोंकाई में डिवाइड होता है तो वो कौन से लेवल ऑफ वर्टिब्री से डिवाइड होता है ये बताइए मुझे। वेरी गुड, यस का आंसर आया है, मंजरी का आंसर आया है, पार्थ, कोशिका, ठीक है, प्रज्वल, अथर्व, हर्षिता, वेरी गुड बेटा। फिफ्थ आता है बेटा, किसी एक ने गलत बोला है, ठीक, फिफ्थ लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रेट से हमारा जो होता है ट्रैकिया जो है ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। लेकिन अब देखो किडनी का लोकेशन हम देखेंगे तो किडनी हमारे इधर बैक साइड में, ये यहाँ पे दिखती है, ऐसा सामने नहीं होती, तो इधर साइड। तो अब हम इसी तरह से जो वर्टिब्री की लोकेशन हम देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग बेटा जो हमारा लास्ट वर्टिब्री होता है थोरेसिक, मींस 12 थोरेसिक वर्टिब्री जो होता है, ठीक है, 12 थोरेसिक, और उस 12 थोरेसिक से लंबर जो है हमारे थर्ड जो लंबर होती है वहां तक के जो है क्या चीज, 12 थोरेसिक एंड थर्ड लंबर, यहां पे हमारा किडनी जो है वो क्या रहता है, लोकेटेड होता है। समझ गए? तो ये जो था बेटा किडनी का जनरल सा इंफॉर्मेशन था, ये भी मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था, काफी लंबा गैप आ गया है इसलिए हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजें हम ऐड करते हुए चल रहे हैं जो भी हम लोगों ने स्टडी किए थे। ठीक है, तो आपके सारे पार्ट जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोगों ने किडनी जो है उसका स्ट्रक्चर समझे थे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलो। फिर हम लोगों ने किडनी का जो है स्ट्रक्चर समझे थे। फिर स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो उसमें हम लोगों ने किडनी में जो स्टडी किए थे, तो किडनी का जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखे थे, तो किडनी जो है इस तरह से यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें इसके दो रीजन थे, एक तो आउटर रीजन था और दूसरा इनर वाला था। तो आउटर वाले जो रीजन है किडनी का, इसे क्या कहते हैं बेटा, कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के बाद इनर वाला जो पोर्शन होता है ये कहलाता है मेडुला, और मेडुला में यहां पे इस तरह से कोनिकल के समान स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये वाला जो क्या होता है यहां पे प्रेजेंट, मेडुलरी पिरामिड। क्या चीज, क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है मेडुलरी पिरामिड। तो इसे रीनल पिरामिड भी कहते हैं, जिसके नंबर जो होते हैं 6 से लेकर के 20 हो सकते हैं। तो 6 से लेकर 20 जो है मेडुलरी पिरामिड होता है। और जैसे हम लोग यहाँ पे जो देखिए एक नोच दिख रहा है आपको, नोच जिस रीजन को हाइलम कहते हैं, हाइलम या हिलम, ये एक ऐसा रीजन है जहां से रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर जो है या नर्व्स, इसका एंट्री और एग्जिट होता है। ये वाला पार्ट जो है मैंने यहाँ पे आप लोगों को लास्ट लेक्चर में जो है एक्सप्लेन किया था। समझे बेटा? इसी के बाद देखिए बेटा, ये जो आपको बीच में गैप दिख रहा होगा एक, ये जो रीनल पिरामिड है ना, इनके बीच बीच में इस तरह से आपको गैप दिखाई दे रहा है। ये जस्ट लाइक जो कॉलम के समान है, और एक साइंटिस्ट है बर्टिनी, उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था। इसलिए जो दो रीनल पिरामिड के बीच का जो गैप होता है रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। वेरी गुड बेटा, ग्रेट, गुड सिटीज, गुड प्रहलाद। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो कॉलम ऑफ बर्टिनी जो होता है ये एक दो मेडुलरी पिरामिड जो है उनके बीच का जो गैप होता है, ठीक, वो क्या कहलाता है, कॉलम ऑफ बर्टिनी कहलाता है। ठीक है, तो इतना पोर्शन जो है किडनी के स्ट्रक्चर के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम लोग जनरल सा जो स्ट्रक्चर है वो देख रहे हैं, इसके अलावा और भी इसका जो पार्ट्स है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी सबसे पहले काम करते हैं, किडनी के एक्चुअली फंक्शंस क्या होते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्या चीज, किडनी के फंक्शंस। यहां तक के क्लियर है बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे, यदि यस तो आगे बढ़ते हैं। को होस्ट साइड में आपको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, वैसे मैसेज तो सभी लोगों के आ रहे हैं। ओके, खुशी, यश, कोनिका, देवांग, अथर्व, हर्षिता, वेरी गुड, प्रहलाद, ग्रेट, वेरी गुड बेटा, गुड खुशी, गुड शांतानु। चलो तो आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसमें हम लोग सबसे पहले,
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो स्टडी करते आ रहे हैं अभी तक के, इसमें पेयर ऑफ किडनी जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन जो पार्ट होता है किडनी होता है। बाकी के भी जो पार्ट्स है इसके बारे में भी स्टडी करना है, बट किडनी जो है इसका लोकेशन और उसकी सारी चीजें हमने स्टडी की है। किडनी के हम लोग अभी फंक्शंस क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ किडनी जो है ये भी हम लोग समझ लेते हैं अभी। तो किडनी का मेन फंक्शंस देखो बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड को फिल्टर करना होता है, मतलब जितने भी जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं उसको हमारे बॉडी से रिमूव करना, ये मेन फंक्शन होता है। तो एक्सक्रीशन ऑफ मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्ट्रेशन कैसे होगा बेटा, तो इससे जो रिमूव होगा क्या चीज बेटा, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, EXT लिख रहा हूं मैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करेगा। तो ये किडनी का फर्स्ट फंक्शन हो गया। ठीक है, सेकंड, इसी के साथ साथ ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर जो है उसे भी रेगुलेट करता है। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, क्या चीज, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, इसे भी मेंटेन करता हूं। वन बाय वन सारे पॉइंट्स थोड़ी देर के बाद समझा रहा हूं, क्या है पॉइंट समझ लो क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो ब्लड के वॉल्यूम को कैसे रेगुलेट करेगा, तो देखो बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में जितना वाटर चाहिए उसको होल्ड करेगा, जो नहीं चाहिए उसको बाहर कर देगा। कभी कभी यदि वाटर का यदि डिफिशियंसी भी होता है तो उसको रिटेन कर लेता है। ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट में जितना भी वाटर है उसको रिटेन करेगा, तो इस तरह से ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड का प्रेशर जो है ये मेंटेन होता है। इसी के साथ साथ रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच जो है इसमें भी किडनी जो है अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और ब्लड पीएच के साथ ही साथ रेगुलेशन जो है बेटा हमारे कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल। ठीक है, हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट है Na+ है, Cl- है, K+ है, कैल्शियम है, बाइकार्बोनेट आयन, हाँ बेटा वेरी गुड, ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे। तो रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, तो रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, इसमें भी हमारा जो किडनी है हमारे बॉडी में सॉलिड के मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। और आरबीसी के प्रोडक्शन का रेगुलेशन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है, फीचर्स है किडनी का। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, क्या चीज, रेगुलेशन ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, ये किडनी का रोल है। तो अब देखो एक काम करते हैं, ये जो किडनी के फंक्शंस हैं ये सारे फंक्शंस को हम लोग वन बाय वन एक एक करके समझ लेते हैं। वेरी गुड प्रहलाद, आपके बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत बढ़िया, सारे रिस्पॉन्सेस मिले बेटा टाइम के पहले, बहुत अच्छा लग रहा मुझे। ठीक है, पार्थ का भी आंसर जो है यहाँ पे मिला है, वेरी गुड। चलो तो फाइनली देखिए यहाँ पे अभी हम लोग जो है किडनी के जो फंक्शंस देख रहे हैं, तो इसमें देखिए किडनी का फंक्शंस, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, इससे हम समझते हैं ये कैसे होगा। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड में यूरिया है, हमारे ब्लड में क्रिएटिनिन है, समझे, या फिर हमारे ब्लड में ड्रग है, ड्रग वाले नहीं जो ऐसे लेते हैं हम वाले ड्रग नहीं, जो हम ड्रग मेडिसिन जो हम खाते हैं, तो वो जो ड्रग है वो ड्रग को, यूरिया को या क्रिएटिनिन को हमारे बॉडी से यदि रिमूव करना है, तो हमारे बॉडी से रिमूव करने में बेटा यहां पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो किसका रहेगा, किडनी का ही रहेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो किडनी है क्या कर रहा है, हमारा किडनी पहली चीज तो यूरिया नंबर 1, यूरिया के साथ ही साथ क्या है, क्रिएटिनिन या फिर ड्रग। तो यूरिया, क्रिएटिनिन या फिर ड्रग्स की हम बात करें तो यूरिया, क्रिएटिनिन और ड्रग्स के रिमूवल में हमारा जो किडनी है
वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हाँ बेटा, इस तरह से हमारा बॉडी फ्लूइड का बैलेंस जो है वो क्या होगा, मेंटेन होगा। तो यूरिया तो आपको मालूम है बेटा, यूरिया जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, अमाइनो एसिड जो है उसका अमोनिया बना, अमोनिया बनने के बाद यूरिया और वो किडनी में आके डायरेक्टली बाहर चला जाएगा। समझे। क्रिएटिनिन वाला पार्ट कुछ लोगों को प्रॉब्लम करता है। आज मैंने एक पोस्ट किया हूं ग्रुप में, आपने देखे होंगे तो ठीक है, फिर भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो बता देता हूं उसका मीनिंग क्या है। देखिए, जब हमारे बॉडी में हमारी जो मसल्स है इसको एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी के लिए हमारे यहाँ पे क्रिएटिन जो है ये एक अमाइनो एसिड है बेटा। क्रिएटिन और क्रिएटिनिन दोनों डिफरेंस है। ये अमाइनो एसिड है और इस अमाइनो एसिड का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो क्रिएटिनिन है। ठीक है, वैसे तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ओनली 20 टाइप के अमाइनो एसिड ही हमारे लिए इसेंशियल होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारे अमाइनो एसिड है जो हमारे प्रोटीन के लिए तो इन्वॉल्व नहीं होते, बट हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इसेंशियल रोल प्ले करते हैं। तो ये जो क्रिएटिन है ये हमारे मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जब हमारी मसल्स को जब एनर्जी मिल जाएगी तो एनर्जी मिलने के बाद जब मसल्स डैमेज होती है उसका ब्रेकडाउन होता है, तो क्रिएटिन क्रिएटिनिन के फॉर्म में जो है रिलीज होता है हमारे बॉडी से। जब हमारे बॉडी से क्रिएटिनिन के फॉर्म में रिलीज होगा तो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है। समझ रहे हो। तो इसको भी रिमूव करना है, यूरिया को भी रिमूव करना है। जो ड्रग्स हमने खाए हैं, अब ड्रग्स खाने के बाद देखो होता क्या है, जैसे कि ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो भी ड्रग्स हमने लिए वो सबसे पहले कहां जाएगा, ठीक है बताइए। ये जैसे कि ड्रग है, ये डायरेक्टली सबसे पहले लीवर के पास गया, लीवर के पास जाने के बाद फिर वो हमारा रीनल, ठीक है, वेन के थ्रू हार्ट में जाएगा, हार्ट के पास जाने के बाद फाइनली वो किडनी के पास जाएगा। और किडनी जो है, ड्रग का जो रोल है वो तो हो गया, और एक्सेस अमाउंट पे तो उसको रिमूव भी तो करना पड़ेगा ना। हमारे बॉडी में रहेगा तो ड्रग तो किसी ना किसी जम्स को मारने के लिए आया था, वो तो हमारी सेल्स को भी मार सकता है। समझे। तो जो ड्रग का यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है, उस ड्रग को फाइनली हमारे बॉडी से रिमूव करना है। तो उस ड्रग को हमारे बॉडी से रिमूव करने में यहां पर किडनी ही तो है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। समझे बेटा। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड मींस रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर ड्रग्स, ये आपको समझ में आ गया होगा अभी कैसे हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट समझना जरूरी बेटा, रटना नहीं है, सारे कंसेप्ट क्लियर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, चलो सभी लोगों के रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखे यहां पर। सॉरी। फिर नेक्स्ट यहां पे, इसी के बाद यदि हम नेक्स्ट देखें तो इसमें हम लोगों ने साथ ही साथ और क्या देखे बेटा, जो रेगुलेटरी फंक्शंस है, रेगुलेशन 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 रेगुलेशन। ठीक है, तो किडनी का अगेन एक जो फंक्शंस है वो कैसा है, रेगुलेटरी फंक्शन। अब रेगुलेटरी फंक्शंस की यदि हम बात करें तो रेगुलेटरी फंक्शंस मींस रेगुलेशन ऑफ आयरन कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में, ठीक है, या फिर रेगुलेशन जो वाटर कंसंट्रेशन है हमारे ब्लड में, ठीक है, जो पीएच जो वॉल्यूम है ब्लड का, कितना पीएच होता है बताओ जल्दी से। वेरी गुड। अरे क्या बोल रहे हो, यस पार्थ हर्षिता क्या कर रहे हो, गुड प्रज्वल। 7.4 पीएच होता है बेटा। छोटे छोटे इसमें गलती नहीं करना है, नीट देना है हमको, परफेक्ट डेटा चाहिए हमें। 7.4 पीएच होता है बेटा हमारे ब्लड का। तो जैसे कि सपोज कोई H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन हमारे ब्लड में बढ़ा तो इसको डायरेक्टली हमारे ऐसे टिश्यू में भेजना है, तो ये किडनी ही है जो एक्सेस अमाउंट में जो आयंस रहते हैं उसको डायरेक्टली यहां से पास कर दिया जाता है आगे। समझे। तो इस तरह से पीएच या फिर जो हमारा आयनिक कंसंट्रेशन जो है, जो भी आयंस है इसको उधर भेजना है, उधर से इधर लेना, तो इस तरह से किडनी ही है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। साथ ही साथ हमारे किडनी का एक एंडोक्राइन एक्टिविटी होता है, एंडोक्राइन फंक्शन होता है, ठीक है। थोड़ी देर पहले प्रहलाद का आंसर आ चुका है इस पर, पार्थ का भी आया शायद। एंडोक्राइन फंक्शन मींस ये वाला जो लास्ट पार्ट है, आरबीसी प्रोडक्शन के लिए आपको याद होगा जब मैंने रेड ब्लड सेल से जब ब्लड का फॉर्मेशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए किस चीज का रिक्वायरमेंट होता है, समझे। ओके, जस्ट वेट वेट बेटा। तो क्या देख रहे थे बेटा हम लोग,
देखिए हम लोग एंडोक्राइन फंक्शंस देख रहे हैं। तो एंडोक्राइन फंक्शंस जो है इसमें हम लोग जो आरबीसी प्रोडक्शन है वो रेगुलेट कैसे करेगा, तो आरबीसी के प्रोडक्शन का जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन मींस किडनी जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, नाम क्या है उसका, एरिथ्रोपोएटिन। अब ये एरिथ्रोपोएटिन जो हार्मोन है ये आरबीसी के प्रोडक्शन में इसेंशियल रोल प्ले करता है। तो इस तरह से हमारा आरबीसी के प्रोडक्शन को भी किडनी जो है वो क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तो ये कुछ फंक्शंस है बेटा जो किडनी के हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ओके, एरिथ्रोपोएटिन जो है आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए हेल्प करेगा, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा, पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा पार्थ, इसके बाद ये तो हो गए किडनी के फंक्शंस जो अभी हम लोगों ने यहां पर स्टडी किए। किडनी के फंक्शंस के बाद अब नेक्स्ट पार्ट यदि हम देखें तो इसमें हाँ किडनी के फंक्शंस के बाद, ठीक है, किडनी के फंक्शन वाला पार्ट सभी लोगों का क्लियर हो गया बेटा। अब किडनी के फंक्शंस के बाद किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो हम लोगों को स्टडी करना है। क्या देखना है हम लोगों को, किडनी का फंक्शनल यूनिट देखना है। वेरी गुड, नेफ्रॉन। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बट फंक्शनल यूनिट के पहले अभी हम लोगों ने यहाँ पे यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा ये भी तो देखे थे ना, वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि हम जानते हो कि पेयर ऑफ किडनी जो है ये प्रेजेंट है, पेयर ऑफ किडनी के बाद फिर यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, ठीक है, यूरेटर प्रेजेंट है, यूरेथ्रा प्रेजेंट है। तो अभी तो हम लोगों ने ये वाला पार्ट पढ़े, बट इसके बाद भी तो अगेन एक और चीज है ना, यूरेटर्स, पेयर ऑफ यूरेटर भी तो प्रेजेंट होता है। तो ये एक थिक वॉल मस्कुलर लेयर होता है। कैसा होता है बेटा, ये थिक वॉल स्ट्रक्चर है, मस्कुलर होता है, साथ ही साथ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये यदि आप देखेंगे तो इसकी जो लेंथ जो है वो कितनी आएंगी, 25 सेंटीमीटर। यदि इसको ऐसा हम देखिए, ये एक ट्यूब है ना इस तरह से, इसके सेक्शंस को जब हम कट करेंगे इस तरह से, तो कट करने के बाद हम लोगों को इस तरह से 3 लेयर ऑफ मसल्स हमको देखने को मिलेगी। जब हम इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के बाद ऐसा हमको 3 लेयर ऑफ मसल्स जो है, यूरेटर जो है 3 लेयर से बना होता है। ये याद रखना है। काम क्या है, किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करके रख रहा है, किडनी से जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर तक के क्या है, पास कर रहा है। तो ये इसका फंक्शन हो गया, समझे। और ये जो है बेटा 3 लेयर से बना हुआ है। कितने, 3 लेयर से बना हुआ है। तो ये 3 लेयर कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। तो देखो आउटर लेयर जो होती है ये म्यूकोसा होती है। म्यूकोसा को हम क्या कहते हैं बेटा, ये ट्रांजिशनल इपिथेलियम होती है। कैसा होता है, ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ओके, ट्रांजिशनल इपिथेलियम के बाद सेकंड लेयर होती है, और सेकंड लेयर जो है मस्कुलरिस कहलाती है। क्या कहलाएगा ये, मस्कुलरिस। ठीक है, और इनर मोस्ट लेयर जो है, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि म्यूकोसा, म्यूकोसा अंदर की लेयर होती है ना बेटा, बाहर की होंगी कि अंदर की होंगी, अंदर की होंगी। ठीक है, म्यूकोसा इनसाइड वाला होगा, मैंने बाहर बता दिया, सॉरी। हाँ, म्यूकोसा जो है ये इनर मोस्ट लेयर है। सेकंड आएगा मस्कुलरिस, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो आता है जिसे कहते हैं एडवेंटिशिया लेयर। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर जो रहेंगी वो क्या कहलाएंगी, एडवेंटिशिया। ठीक है, तो म्यूकोसा जो कि ट्रांजिशनल इपिथेलियम रहेगा। मस्कुलरिस जो रहता है, यदि हम देखें तो मस्कुलरिस जो है ये 2 लेयर ऑफ स्मूथ मसल से बना है बेटा। मस्कुलरिस जो लेयर है हमने पढ़े थे, याद है, हम लोगों ने ऐसे हिस्टोलॉजी ऑफ गट पढ़े थे, तो मस्कुलरिस की डबल लेयर पढ़े थे, तो एज इट इज यहां पर भी वैसे ही रहेगा। तो मस्कुलरिस जो रहेगी ये कैसा रहेगा, 2 लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। सॉरी। तो अब देखिए थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट है, हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है।
ठीक है, समझे। तो अब आपको ये वाला पोर्शन ऐसा लगता है कि हम याद कर सकते हैं, थोड़ा सा एडिशनल जाना है, हमको बायो में कुछ भी हो जाए हम रिस्क लेना नहीं चाहते, 360 आउट ऑफ 360 ही हमको लेना है, तो ये वाला पार्ट आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें रिस्क लेना है, तो यदि लगता है कि नहीं रिस्क नहीं लेना हमको, जो है एनसीईआरटी, क्यों, क्योंकि हमको रिस्क इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हमारा एनसीईआरटी ही वाला पार्ट याद नहीं होता हमें, तो फिर हम यहां नहीं जाएंगे। समझे, ये वाला पार्ट बेटा सिर्फ उसके लिए है जो एनसीईआरटी रट लिया है और एक्स्ट्रा का वो अपना नॉलेज रखना चाहता है अपने पास, कि बाई चांस कभी एक या दो क्वेश्चंस भी आ गए और हमको रैंक जो है अपना टॉप रैंक में आना है, तो उसके लिए आप ये वाला पार्ट जो है प्रिफर करोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, हाँ इसमें कैसे रिस्क, हाँ बेटा रिस्क का मतलब ये है कि देखो क्या होता है, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पढ़ने का रिस्क क्या है। देखो मैं बता रहा हूं, कुछ भी हो जाए, अभी इस पैटर्न में जो नीट में जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं बायो को लेके यदि हम देखें तो टोटल 100% एनसीईआरटी ही है, समझ रहे हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है। ठीक है, खुद से आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक, पहली चीज। सेकंड थिंग ये है कि एनसीईआरटी के अलावा जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, ये एक्चुअली आपको जो एनसीईआरटी में दिया है ना उसको समझाने के लिए मुझे इस लेवल पे आना पड़ेगा, तब जाके ही आपको एनसीईआरटी समझेगी। तो एनसीईआरटी समझना है हमको, रटना नहीं है, समझ गए। ठीक, तो जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं उसको रिफर करो और एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक, और एक बार मॉड्यूल पढ़ लो, मॉड्यूल में सारी चीजें जो है पढ़ने का नहीं है, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, कोई बात नहीं, मॉड्यूल में सारा कुछ पढ़ने का नहीं होता है, लेकिन सिर्फ मॉड्यूल पढ़ने से आपको ऐसा रहेगा बेटा कि एक बार सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ पोर्शन जो है मॉड्यूल का आप चाहो तो छोड़ सकते हो, जो आपसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपको समझ नहीं रहा है कि मॉड्यूल से कौन सा पार्ट पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है, तो मैं हूं, आप मुझसे सजेस्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। समझ गए, फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी, फिर मेरा लेक्चर, ये होने के बाद एक बार मॉड्यूल पढ़ लो और कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप देखो कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, सारे करेक्ट हो गए बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं हो रहे तो देखो कहां पे प्रॉब्लम आई है। इस वे से आप यदि आपका स्टडी करोगे तो रियल में आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गलती नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। क्योंकि अभी आपको ऐसा लगता है कि टाइम कम है तो बहुत सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब टाइम आगे बढ़ते जाता है और आगे बढ़ने के बाद जब पीछे पलट के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे यार इतना सारा पढ़ा लेकिन याद कुछ भी नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे फिर प्रॉब्लम ये होगी कि आप लोगों को क्या कह सकते हैं, याद ही नहीं रहेगा, तो फिर एनसीईआरटी मॉड्यूल इतना सारा पढ़ के क्या करना बेटा, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो ना फिर। इसलिए मैं बोल रहा इसमें रिस्क जो है वो कौन सी आती है। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं सर हम सब पढ़ सकते हैं और सब याद रख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि सब पढ़ सकते हैं सब याद नहीं रख सकते, तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप नीट क्वालिफाई कर सकते हो बेटा। समझे, क्वालिफाई अच्छा एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा आपको बहुत अच्छी तरह से। ठीक, संडे टेस्ट, ये संडे को टेस्ट नहीं है बेटा आप लोगों का, नेक्स्ट संडे जाएगा। आपका बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन वाला टेस्ट हो गया है, डेली रिवीजन तो करना जरूरी है। हाँ, तो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन हो गया तो उसके बाद फिर यही वाला आएगा आपका, ओके, एक्सक्रीशन आएगा। बैच 4 और बैच 3 दोनों की बात कर रहा हूं, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन हो गया ना आपका। हाँ, इस संडे टेस्ट नहीं है बेटा बैच 4 का, उसके बाद का संडे आएगा, आशीष सर ने बताया कि होगी। बेटा बैच 4 और बैच 3 दोनों मिला के एक साथ हो रहा है टेस्ट, ऐसा अलग अलग नहीं हो रहा है। ओके, कंफर्म कर लेता हूं ऐसा कुछ रहा तो, बट नहीं है, यदि होता है तो एक्सक्रीशन तो पूरा होगा नहीं हमारा। ठीक है, बाई चांस यदि होगा तो तीनों लेसन मिला के एक टेस्ट होगा आपका। ठीक है, वैसे मैं ये सोच रहा हूं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का कंप्लीट टेस्ट लूं आपका, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर्स आते हैं, सारे के सारे चैप्टर्स का टेस्ट लूंगा। ठीक है, अभी नहीं, बाद में। ठीक, अपना एक्सक्रीशन नेक्स्ट जब टेस्ट होगा तब तक हो जाएगा बेटा। व्हाट्सएप ग्रुप पे इस चैप्टर का एनसीईआरटी भेजना है, मिला नहीं बेटा आप लोगों को, एनसीईआरटी नहीं मिला।
जस्ट वेट। ठीक है, मेरे को एक बार रिमाइंड करा देना आप लोग। ठीक है, रिमाइंड कराने के बाद मैं आपको एनसीईआरटी जो है सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्या देख रहे थे बेटा हम लोग? यूरेटर देख रहे थे। यूरेटर जो है यूरिन को कंडक्ट कर रहा है फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, थिक होता है, मस्कुलर होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 3 लेयर से बना हुआ है। इनर मोस्ट लेयर जो होती है म्यूकोसा होती है, जो कि ट्रांजिशनल इपिथेलियम है। ठीक है, इस तरह से मूवमेंट होगा जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू यूरिन यहाँ पे आगे पास होगा। मिडिल लेयर मस्कुलरिस होती है, जो कि 2 लेयर ऑफ स्मूथ मसल से बना है। और आउटर मोस्ट लेयर एडवेंटिशियल लेयर होती है, ठीक है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो ये हो गया यूरेटर। यूरेटर के बाद नेक्स्ट यदि हम देखें तो यहां पे जो है क्या आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है। अब यूरिनरी ब्लैडर की यदि हम बात करें, ठीक है, क्या चीज, यदि हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो इस पे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो कैसे आ सकते हैं वो देख लेते हैं। पहली चीज तो क्या देख रहे हैं हम लोग, यूरिनरी ब्लैडर, ये होता है पियर के समान एक स्ट्रक्चर। ठीक है, देखने में कैसा होता है, ये क्वेश्चन आता है एक। ठीक, ये भी एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है ये, मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें भी ये जो इंटरनली लाइन जो होता है, ये भी एक ट्रांजिशनल इपिथेलियम लेयर होती है। ठीक है, इंटरनली यदि हम देखें तो लाइन बाय ट्रांजिशनल इपिथेलियम। अब ट्रांजिशनल इपिथेलियम क्योंकि उसकी वजह से मस्कुलर एक्टिविटी होती है, मतलब ऐसे स्ट्रेचेबल, इलास्टेबल, ठीक है, इस तरह से जो मूवमेंट होता है। ठीक, क्योंकि यूरिन जब यहाँ पे आके फील होंगी तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा ना, तो इसलिए वहां पे ट्रांजिशनल इपिथेलियम होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का मसल्स होता है, क्योंकि वो स्ट्रेच होके वापस से अपने उसमें वापस आ रहा है ना, तो यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे कंटेन होती है एक स्पेशल टाइप की मसल्स, जिसे डेट्रेसर मसल्स कहते हैं। डेट्रेसर मसल कहते हैं। तो ये जो डेट्रेसर मसल्स जो होती है, ठीक है, ये जैसे कि स्ट्रेच हुआ तो जो सिग्नल है ना हमारे ब्रेन तक के पहुंचाना है, तभी तो मिक्चुरेशन होगा। मिक्चुरेशन मतलब यूरिनेशन की जो प्रोसेस होती है, एक मैसेज आया दिस इज द राइट टाइम ऑफ प्लेस और नॉट, यदि यस तो स्पिंक्टर्स होते हैं बेटा यहाँ पे जो ओपन होंगे, जिसकी वजह से यूरिनेशन होगा, समझे, और यूरिन जो है हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा। इट इज नॉट, यदि मैसेज आया कि ये जो है राइट टाइम एंड प्लेस नहीं है तो फिर यूरिनेशन नहीं होगा। तो यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शंस देखे तो ये क्या कर रहा है बेटा, ये स्टोर करता है टेम्परली यूरिन को। ठीक है, लंबे समय तक के नहीं, बट जब तक के उसको टेम्परली यूरिन को स्टोर करना है, तो टेम्परली यूरिनरी ब्लैडर ही है जो यूरिन को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। समझ में आ गया इतना पार्ट? डेट्रेसर मसल समझ में आ गया क्या होती है? ओके, चलो तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, यूरेथ्रा, लास्ट वाला पार्ट। यूरिनरी ब्लैडर से जस्ट लोअर मोस्ट पार्ट जो होता है ये होता है यूरेथ्रा। मेल यूरेथ्रा की हम बात करें तो मेल यूरेथ्रा जो होता है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, लेकिन फीमेल यूरेथ्रा छोटा सा होता है। तो यूरेथ्रा की हम बात करें तो ये यूरिनरी ब्लैडर है और फीमेल का यूरेथ्रा सिर्फ इतना ही रहेगा। मेल यूरेथ्रा की हम बात करें तो मेल यूरेथ्रा जो है, क्योंकि इस तरह से जो है ये पेनिस जो है इसकी वजह से ये लॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, ये जो है। और अगेन एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वैसे तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ेंगे, पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेल यूरेथ्रा जो है यूरिन और सीमेन मतलब स्पर्म दोनों का कॉमन पासेस होता है, बट फीमेल में जो है एग के लिए जो है और यूरिन के जो पास जो होता है वो दोनों के लिए अलग अलग जो है ट्यूब होती है। ठीक है,
अलग अलग डक्ट होती है जहां से वो रिमूव होते हैं, बट मेल में दोनों भी जो रिमूवल जो होगा वो उसमें एक सिंगल यही जो यूरेथ्रा है ये काम करता है। ठीक है, फीमेल के यूरेथ्रा का हम साइज देखेंगे तो फीमेल का सिर्फ और सिर्फ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्या देख रहे हैं हम लोग यूरेथ्रा पढ़ रहे हैं अभी। तो यूरेथ्रा से रिलेटेड जो है ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया, ये बताया। क्लियर हो गया? हाँ बेटा, उस ट्रैक्ट को यूरोजेनिटल ट्रैक्ट कहते हैं। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेटा अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन मींस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है किडनी का, वो आज अब आगे के पोर्शन में समझेंगे। सारी चीजें क्लियर हो रही है ना? क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मैं आपको देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मेरा आउटपुट कहीं और है, कैमरे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आप फील करो, यदि ऐसा लगता है कि नहीं सर डायरेक्शन कहीं और है तो मैं अपने वीडियो को चेक करूंगा बाद में रिकॉर्डिंग, फिर उसमें आपके तरफ। अभी देखो, मैं यदि रियल में जब सही कैमरे पे फोकस करूंगा ना तो आपको ऐसा लगेगा बहुत ऊपर देख रहा हूं, ये मेरा कैमरे का सही एंगल है, समझे? थोड़ा नीचे देखूंगा तो इतना तो ऐसा लगेगा कि आपको नीचे देख रहा हूं, कहीं और देख के पढ़ा रहा हूं। इधर करूंगा और इधर तो वो मुझे समझ नहीं रहा। अभी पहले से ही परफेक्ट था बट अभी नहीं, क्योंकि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर्स और ना ही मैं कोई ऐसा वीडियो फोटोग्राफी से रिलेटेड जो है मुझे आइडिया है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं मैं। राइट देख रहा हूं ना, सही डायरेक्शन है ना? ओके चलो, तो आप लोगों का फीडबैक ही रहेगा बेटा, जिसकी वजह से मैं अपने इस कंटेंट को और अपने यहाँ पे अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करूंगा, समझे? क्योंकि ऑनलाइन का तो वैसे तो ना आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है ऑनलाइन, ना तो आपने कभी पढ़े हो ना मैंने कभी पढ़ाया हूं। ठीक है, हाँ, लेकिन फिर भी अभी इस दौर में जब से हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, इसमें काफी अच्छा परफेक्शन आपको और मुझे आ गया है, जिसमें हम इसके हैबिचुअल हो गए हैं। ठीक है, अब डे बाय डे धीरे धीरे हर दिन कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे नेफ्रॉन जो है ये पढ़ेंगे। क्या चीज? सॉरी। तो नेफ्रॉन जो है किडनी का क्या चीज? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ओके, क्या चीज? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, ये जो होता है ये होता है क्या चीज? नेफ्रॉन। पहली चीज, कितना प्रेजेंट होता है? तो 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है एक किडनी में प्रेजेंट होता है। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। ठीक है, 10 लाख जो नेफ्रॉन है इस किडनी। ठीक, अब एक काम करते हैं, ये जो नेफ्रॉन यहां पर जो प्रेजेंट है तो इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हम समझ लेंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, मैं एनिमेशन में दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से विजुअलाइज होगा कि ये क्या चीज है और ये कैसा है एक्चुअली। ठीक है, तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है, 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है हमारे एक किडनी में जो है प्रेजेंट होता है। ठीक, और ये जस्ट ये जो नेफ्रॉन जो होता है ना बेटा, एक ट्यूब के समान स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक ट्यूब है और एक इपिथेलियल सेल से बना हुआ एक ट्यूब है। ठीक है, ये जो नेफ्रॉन जो है ये हम क्या कह सकते हैं? ये ट्यूब ऑफ इपिथेलियम सेल्स। ठीक, अब ये इपिथेलियम या इपिथेलियल सेल्स क्या होती है ये हम देख लेते हैं। अब बहुत टाइम से इपिथेलियम टर्म जो है ये आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार मैं आपको ये इसका जनरल सा कंसेप्ट जो है ये बता देता हूं। देखो, टिश्यू की यदि हम बात करें, जब हम टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम स्टडी करेंगे कि टिश्यू जो है जनरली 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 4, जिसमें से उसका एक टाइप है इपिथेलियल टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू। ओके, उसके बाद एक आता है कनेक्टिव टिश्यू और इसके बाद एक आता है नर्वस टिश्यू। समझे? तो नर्वस टिश्यू जो हमारे नर्व्स में प्रेजेंट होगा वहां हम देखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू जिसमें मैंने ब्लड बताया आपको, बोन्स भी जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक, मस्कुलर टिश्यू में जो मसल्स आती है बेटा हमारी, जिसमें एक्टिन और मायोसिन इसके बाद वाला जो चैप्टर है वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
बट अभी हम लोगों को जो स्टडी करना है वो इपिथेलियल टिश्यू करना है। इपिथेलियल टिश्यू जो बेटा लाइन जो होती है ना हमारे आउटर लाइन या इनर लाइन जो होती है हमारी, चाहे डक्ट कह लो, ऑर्गन कह लो, सेल्स कह लो, तो उसकी जो लाइनिंग होती है वहां पे प्रेजेंट होता है इपिथेलियम टिश्यूज। ठीक है, हाँ बहुत सारे होते हैं, बट हमें अभी फिलहाल जो पढ़ना है, ठीक, वो अभी इपिथेलियम टिश्यू को पढ़ते हैं। तो अभी ये जो टिश्यूज है, तो ये सारे टिश्यूज में जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इपिथेलियम टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो इपिथेलियम टिश्यू में जो सेल्स होती है बेटा इस तरह से छोटी छोटी पतली पतली सेल्स होती है, समझे, या फिर इस तरह से क्यूब के समान हो सकती है, या फिर इस तरह से कॉलम के समान होती है। तो ये जो सेल्स जो है ये इस तरह से रहेगी, तो इसके अकॉर्डिंग देखो पहला वाला जो है इसको स्क्वेमस इपिथेलियम कहेंगे। क्या कहेंगे पहले वाले को? पहले वाला जो है स्क्वेमस इपिथेलियम कहेंगे। इस तरह से रहेंगी तो ये क्यूबॉइडल इपिथेलियम कहलाएगा। ऐसा रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? कॉलुमनर इपिथेलियम कहलाएगा। समझे? कभी कभी देखो ये क्यूबॉइडल है, कॉलुमनर जो होता है इसके ऊपर जो है कुछ इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, कोई पार्टिकल है कोई प्रोटीन भी यहां आया तो उसको आगे धकेलने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्यूडोस्ट्रोटिफाइड सिलिएटेड इपिथेलियम पढ़े थे, जो डस्ट पार्टिकल यदि आ रहा है उसको बीट और मूव करता है इस तरह से, समझे। तो ये जो होता है यदि ये होता है हेयर के समान स्ट्रक्चर जिसे सीलिया कहते हैं, और यदि जिसमें प्रेजेंट होता है तो वो क्या कहलाएगा? सिलिएटेड इपिथेलियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? सिलिएटेड इपिथेलियम। ठीक है, ये फिंगर के समान स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो विलाई पढ़े थे हमने जो एब्जॉर्प्शन में काम कर रहा है, तो बेटा वही एक टिश्यूज है, बट इसने अपने अंदर थोड़ा थोड़ा क्या किया? मॉडिफिकेशन ला लिया, समझे। माइक्रोविलाई हमने पढ़े हैं, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारी चीजें स्टडी की है। अब एक काम करते हैं फाइनली, अब ये तो आपको समझ में आ गया। तो नेफ्रॉन जो है एक इपिथेलियम सेल से बना है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये नेफ्रॉन क्या होता है और इसके पार्ट्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। एक फ्लो चार्ट में पहले नेफ्रॉन को समझ लेते हैं, फिर वन बाय वन उसके एक एक पार्ट को हम देखेंगे। तो आज नेफ्रॉन को लेकर के जस्ट उसका जो बेसिक पोर्शन है वही हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया बेटा? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। चलो आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेना, हाँ बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो आगे बढ़े। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसमें हम नेफ्रॉन के जो है पार्ट्स देखेंगे। मींस जैसे जो ट्यूब के समान जो इपिथेलियल सेल्स हैं, तो ये किससे किससे बना होता है, क्या क्या यहाँ पे आता है और कैसा होता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन जो है ये फंक्शनल यूनिट है, ये तो हमें समझ में आ गया है। और नेफ्रॉन की हम बात करें तो नेफ्रॉन जो है बेसिकली जो है कंसिस्ट होता है मेन टू पार्ट्स, जिसमें एक आता है माल्पेजियन बॉडी और दूसरा आता है क्या चीज? हमारा रीनल ट्यूब्यूल। तो फर्स्ट यहां पे आ जाएगा माल्पेजियन बॉडी, ओके। माल्पेजियन बॉडी के बाद नेक्स्ट आएगा वो कहलाएगा रीनल ट्यूब्यूल। फिर यहां पे माल्पेजियन बॉडी जो है ये कंसिस्ट होता है जनरली टू टाइप का स्ट्रक्चर से, जिसमें एक आता है बोमेंस कैप्सूल और दूसरा आता है ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ये क्या होते हैं? ये सारी चीजें थोड़ी देर के बाद बता रहा हूं। टर्मिनोलॉजी समझना है हमें, बट उसके पहले नेम से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। नाम याद रहेंगे तभी हम उसके काम याद कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना? इतना पार्ट समझा? तो देखिए बेटा यहां पे जो बोमेन कैप्सूल जो है ना ये एक्चुअली कप के समान एक स्ट्रक्चर है। बोमेन्स कैप्सूल जो है ना ये इस तरह से यदि हम देखें
तो ऐसा एक कप के समान स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। और ये जो कप के समान स्ट्रक्चर थे, ये अंदर वाले को जब हम ऐसे दबाएंगे तो दबाने की वजह से ये जो कप है ये कुछ इस तरह से हो गया है। तो इस तरह से जो है ये कप के समान एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बाहर से ये ऐसा आएगा सॉरी हाँ, तो ये इस तरह से कप के समान एक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको बॉम्बेन्स कैप्सूल कहते हैं, जस्ट कप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो बॉम्बेन्स कैप्सूल में अब जैसे कि सपोज एक कप के समान स्ट्रक्चर हम देखें तो ये इस तरह से बेटा ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा नेफ्रॉन में हम देखेंगे तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है बेटा एक कप के समान एक स्ट्रक्चर होगा। फिर इसके बाद ये जो ग्लोमेरुलस जो होता है ये ऐसा टप्स ऑफ कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है, ठीक है। यहां पे यदि हम देखें तो इस तरह से टप्स ऑफ कैपिलरी नेटवर्क जो होगा ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। और जब ये ग्लोमेरुलस और बॉम्बेन्स कैप्सूल दोनों को यदि हम कॉमन टर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये कहलाता है मालपेजियन बॉडी। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, सिर्फ हम बेसिक पार्ट अभी देख रहे हैं, आगे इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वाले इसमें इसका डिटेल समझेंगे। तो ये वाला पोर्शन समझ में आ गया आपको, क्या होता है बॉम्बेन्स कैप्सूल और क्या होता है ग्लोमेरुलस? रिस्पॉन्स करो, एक एक पार्ट क्लियर करते हुए चलना है हम लोगों को, ठीक है। चलो क्लियर है। इसके बाद हम लोग अब रीनल ट्यूब्यूल पे आएंगे, ठीक है। अब रीनल ट्यूब्यूल की हम बात करें तो रीनल ट्यूब्यूल जो है इसमें अब जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल मतलब देखो ये जो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, ये जो नेफ्रॉन का यदि हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए तो ये जो बॉम्बेन्स कैप्सूल है इसके जस्ट पास वाला जो हिस्सा रहेगा इस तरह से ऐसे कन्वोलेटेड होता है, इस तरह से उसमें कन्वोलेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स कहेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। अब कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में नेफ्रॉन के जो बॉम्बेन्स कैप्सूल के पास में जो होगा, तो जो पास में होता है उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए टर्म होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये वाला जो इस बॉम्बेन्स कैप्सूल के पास में। फिर ये जब आगे गया तो आगे जाने के बाद इस तरह से फिर ये नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद रिटर्न बैक इधर इस तरह से ऐसा वापस आता है, तो ये लूप के समान एक स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो लूप के समान स्ट्रक्चर जो बनेगा तो ये लूप ऑफ हेनले कहलाता है। क्या कहलाएगा ये? लूप ऑफ हेनले। फिर ये आगे जब गया तो आगे जाने के बाद वापस से फिर से ये इसी तरह से कन्वोल्यूशन इसमें देखने को मिलेगा, तो ये दूर वाला हो गया, तो उसको डिस्टल बोलते हैं, जो दूर रहता है वो डिस्टल कहलाता है। तो डिस्टल कन्वोलेटेड क्या कहलाएगा? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये वाला क्या था? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये वाला डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। बीच में आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में भी देखो एक जो नीचे जो जा रहा है और जो वापस आ रहा है, तो उसके लिए यहां पे टर्म यूज होता है बेटा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं उसको। लूप ऑफ हेनले में क्या होता है? एक डिसेंडिंग लूप और दूसरा असेंडिंग लूप, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले में कौन सा वाला पार्ट बेटा? पहले चीज तो डिसेंडिंग और असेंडिंग यदि हम देखें तो पहले तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हो गया, ठीक है। जो जाएगा डाउन मतलब वो होता है डिसेंडिंग लूप, और जो वापस आता है वो क्या कहलाता है? असेंडिंग, ठीक है। डायग्राम में बाद में बनाऊंगा, बट सबसे पहले तो ये फ्लो चार्ट जो है ये आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ रिपीट कर दे रहा हूं बेटा, फुल फॉर्म में रिपीट कर दे रहा हूं, सारी चीजें बता दे रहा हूं। सॉरी, ओके। देखो अभी हम लोग यहाँ पे आज नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन अभी हमने स्टार्ट नहीं किए, नेफ्रॉन की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हम देख रहे हैं। ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो नेफ्रॉन की है उसे हम समझ रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो नेफ्रॉन है इसमें एक मालपेजियन बॉडी है, और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल है। मालपेजियन बॉडी कंसिस्ट होता है, इसमें बॉम्बेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आता है। इसमें अगेन एक और चीज याद रखने वाली है कि जो बॉम्बेन्स कैप्सूल जो होता है ना इस तरह से एक स्पेशल टाइप की सेल से बना हुआ है,
तो ये सेल्स जो होती है वो कौन सी होती है बेटा, स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स होंगी। क्या होता है थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। तो यहां पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो कैसी रहेंगी, स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स, समझ रहे हो। फिर इसके बाद बॉमेन कैप्सूल जो कप के समान एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे टप ऑफ ब्लड कैपिलरी का जो नेटवर्क होगा वो क्या कहलाएगा, ग्लोमेरुलस। ये सब लिखा के दूंगा मैं बाद में, ठीक है। उसके बाद फिर ट्यूब्यूल आता है, तो ट्यूब के समान जो स्ट्रक्चर है, इस बॉमेन्स कैप्सूल या माल्पेजियन बॉडी के पास में जो ट्यूब्यूल होगा उसको प्रॉक्सिमल कहेंगे, जो दूर रहेगा उसको क्या कहेंगे, डिस्टल। तो ये वाला जो रहेगा ये पीसीटी कहलाएगा, और ये वाला जो है ये डीसीटी कहलाएगा। पी मतलब प्रॉक्सिमल, डी मतलब डिस्टल, और वो कन्वोलेशन दिख रहे हैं उसमें, इस तरह से कन्वोलेशन दिख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, कन्वोलेटेड। तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यहां पे लिखा मैंने कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो दूर वाला डिस्टल, पास वाला प्रॉक्सिमल, दोनों के बीच में एक आता है एक लूप के समान स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये कहलाएगा लूप ऑफ हेनले। समझा। हाँ, छन्नी जैसे काम करेगा, बता रहा हूं कैसे होता है। छन्नी का काम इधर होने वाला है, आगे नहीं, आगे तो से पास होगा। सभी लोगों को समझ में आ गया ये वाला पोर्शन। 10 मिनट है अभी आपके पास, कुछ और बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, फिर फाइनली नेफ्रॉन का बाकी सारा पोर्शन जो है आगे आने वाले लेक्चर्स में हम समझेंगे। चलो वेरी गुड। तो अभी देखिए इसके बाद जो हम लोगों ने समझे, इसमें जो लूप ऑफ हेनले जो मैंने बताया आपको, लूप ऑफ हेनले, देखो लूप ऑफ हेनले एक इधर से आया है, एक इधर से आया है, ठीक है, और उसके बाद ये इस तरह से जो बनेगा, समझ रहे हो। तो लूप ऑफ हेनले में एक ये वाला रहेगा और एक ये वाला रहेगा, ठीक। तो अब एक साइड का जो रहेगा वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहलाएगा, ये जो है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहलाएगा, और ये वाला जो है ये क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहलाएगा। असेंडिंग जो जा रहा है, डिसेंडिंग जो आ रहा है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम लूप ऑफ हेनले ऐसा होता है बेटा, डिसेंडिंग लिम लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम लूप ऑफ हेनले, इस तरह से इसके जो है टाइप्स होते हैं। हाँ, ये यू के समान होता है, याद है ना, वासा रेक्टा यू से, ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में दिया था। आपको समझ में आ रहा होगा किसका कौन सा शेप होता है। सॉरी, समझ में आ गया अभी। अब कहां कहां पे क्या क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है वो हम देख लेते हैं। ओके, चलो तो अब थोड़ा सा यही वाला डायग्राम को हम लोग एक बार समझ लेते हैं कैसा है एक्चुअली ये। तो नेफ्रॉन की यदि हम बात करें, ओके, यदि हम नेफ्रॉन की बात करें तो आपको याद होगा हमने जो किडनी का जो पार्ट जो स्टडी की है इस तरह से, तो किडनी का इतना रीजन कॉर्टेक्स है और इतना रीजन मेडुला है। तो ये देखो बेटा, ये ऊपर का ये वाला रीजन में जो बना रहा हूं ये कॉर्टेक्स बना रहा हूं, और नीचे का जो है ये मेडुलरी रीजन है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग जो है स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, तो इस तरह से एक बोमेन्स कैप्सूल आएगा, आ गया बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के बाद फिर ये इसका नेक रहेगा, फिर इस तरह से ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आ गया, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले आ जाएगा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले हो जाएगा, फिर उसके बाद ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हो जाएगा, फिर इस डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद इस तरह से एक डक्ट होती है, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है। तो देखो सारे पोर्शन जो है बेटा कॉर्टिकल रीजन में, सिर्फ और सिर्फ लूप ऑफ हेनले जो है ये एक अकेला ही है जो क्या चीज, ये वाला जो हमारे मेडुलरी रीजन में आता है। किसी का मैसेज आया, क्षितिज पहले भी पढ़ा है इसलिए टफ नहीं लग रहा है, चलो अच्छी बात है बेटा, पहले भी पढ़े हो टफ नहीं लग रहा, बहुत अच्छी बात है। तो ये वाला जो है ये क्या है, ये है कलेक्टिंग डक्ट। जब भी मेरा क्लास अटेंड करने आते हो ना तो एनसीईआरटी पूरा पढ़ के आया करो बेटा, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो और आपको मालूम है कि आज सर कितना पोर्शन पढ़ा सकते हैं। तो एनसीईआरटी और मैंने मॉड्यूल भी दिया हूं आपको, तो एक बार वो पढ़ लोगे ना तो आपको क्लास में बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी और चीजें याद रखने में बहुत फायदा मिलेगा आपको, ठीक है।
तो इधर हमने क्या देखे बेटा, ये हो गया बॉमेंस कैप्सूल। बॉमेंस कैप्सूल के बाद फिर नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये वाला जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले में हमने क्या देखे, एक तो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। अल्टीमेटली लास्ट में आएगा कलेक्टिंग डक्ट, और इससे इधर हमारा यूरेटर, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर। तो ये तो किडनी का पार्ट हो गया, बट इतना जो पोर्शन है ये हमारा नेफ्रॉन वाला पार्ट है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। हाँ, अब कहां पे फिल्ट्रेशन होता है, कहां पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे चल के, अब सब देखेंगे हम, डोंट वरी, टेंशन ना लो। ओके, अब एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि कौन से रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, तो ये याद रखना, कॉर्टिकल रीजन में क्या प्रेजेंट है और मेडुलरी रीजन में क्या प्रेजेंट है। ठीक है, साइज का नीड नहीं है, उतना डिटेल नहीं पूछते बेटा आपको नीट में। अब वैसे पढ़ाना तो था कि आज कंप्लीट नेफ्रॉन हो जाए, लेकिन ज्यादा फास्ट पढ़ा के फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें पोडोसाइड आपको बताना है और भी बहुत सारी चीजें जो बताना है, बट बेटर ये रहेगा कि उसको नेक्स्ट लेक्चर में ही हम कंटिन्यू करेंगे। चलेगा, ये पढ़ा दूं? रिस्पॉन्स करो जल्दी से, क्या बोलते हो? अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, मेरा फर्स्ट डे से जो क्लास हो रहा है तब से लेके अभी तक के ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो हमेशा से रेगुलर क्लास कर रहे हैं और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके बढ़िया से नोट्स बना रहे हैं? हैंड रेज करेंगे। जिसका हैंड रेज नहीं हो रहा वो लोग मैसेज करेंगे। हर चीज, एक एक चीज बहुत अच्छे से नोट करके है, सारा कुछ अप टू डेट नोट्स ऐसे कितने लोगों के पास है? देवांग, रुचिका, यश, तुषार, आर्यन, कोशिका, योगेश्वरी, पार्थ, अश्लेषा, क्षितिश, चलो सभी लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ तो। ऑलमोस्ट सभी लोग जो है मुझे दिख रहे हैं। वेरी गुड बेटा, ग्रेट। तो सभी लोगों से मैं पीडीएफ बुलवाऊंगा, याद रखना। ठीक है, तो आपका जो टास्क है, मुझे बताओ आप लोगों के पास फोटो खींच के स्क्रीनशॉट जो है मीन्स उसका पीडीएफ बनाने वाला सॉफ्टवेयर है सभी के पास? यस और नो? नहीं है, चलो ठीक है, आज मैं एक सॉफ्टवेयर सेंड करूंगा आपके ग्रुप में। ठीक है, वैसे तो कैम स्कैनर आता था पहले, बहुत से लोगों ने रिमूव कर दी है, तो उसके बाद अगेन एक और उसी के जैसा एक अच्छा स्कैनर है। तो आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूं, अब तक के, तब से लेके अभी तक के जो भी मैंने पढ़ाया हूं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक, उसके नोट्स जो है मैं चेक करूंगा आप लोगों के, आपने सही से बनाए हो या नहीं है, कुछ मिसिंग तो नहीं है, वो सारी चीजें। तो मैं सॉफ्टवेयर जो है वो पोस्ट कर दूंगा आज। और प्रॉपर जो है, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए आप कोई भी पेज और कुछ भी आप भेज दे रहे हो। ठीक है, ये वाला स्क्रीनशॉट नहीं बोल रहा हूं, जो आपने नोट्स बनाए हो ना वो वाला चाहिए मुझे। नोटबुक में लिखना है सारी चीजें। ठीक है, या तो यहां से स्क्रीनशॉट लेके लिखो या फिर जो वीडियो रिकॉर्डेड होता है वहां से आप देखो और लिखो, चॉइस इज यूअर। ठीक है, समझ गए? तो मुझे नोट्स चाहिए बेटा, मुझे रिटर्न में जो है आपके पास, क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना एफर्ट दे रहा हूं, तो आप लोगों का कितना है, एक एक स्टूडेंट का मैं चेक करूंगा। कैमरा शुरू करके दिखाना नहीं है बेटा, समझे? नो शॉर्टकट, कोई बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा आधे घंटे और 1 घंटे का टाइम निकाल सकते हो, एक एक फोटो लोगे, उसका बढ़िया से पीडीएफ बनाओगे, और ऐसा नहीं है कि कहीं से भी अच्छे से उसको क्रॉप करके सिस्टमेटिक जैसे कि नोट्स जो है वो शेयर करोगे आप लोग। ठीक है, समझ गए? फिर उसके बाद मैं आपको मेमोरी मैप, कंसेप्ट मैप, वो सारी चीजें बताऊंगा, बट अभी जो क्लास रनिंग नोट्स जो होते हैं क्लास लेक्चर्स वो चाहिए मुझे। मुझे मॉडल का छाप के बना लिए होंगे और वैसा भेजना नहीं है। हाँ, भेजना है आप लोगों को, ठीक है, समझ गए? और पर्सनली पोस्ट करोगे आप मुझसे,
पीडीएफ मतलब क्या है उसका, कहाँ से लेना वो ले सकते हो। यदि आपको ऑपरेट करना नहीं आ रहा है वो सॉफ्टवेयर तो मुझसे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे कोई नहीं भेजेगा, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे वो आपको डायरेक्टली ऐप ही सेंड कर दूंगा, और जो डेटा है वो टेलीग्राम पे भेजेंगे, व्हाट्सएप पे नहीं। समझ गए? मैं चेक भी नहीं करूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक। फिर मैं एब्सेंट लगा दूंगा आपका कि इसने नहीं भेजा है। तो 41 स्टूडेंट दिख रहे हैं, अभी 3 लोग गायब हो गए अभी थोड़ी देर में। तो इतने लोग बेटा, सभी का रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए। समझ गए? और ये काम आज ही हो जाना चाहिए, प्रॉपर लाइट सोर्स के साथ, पेज क्रॉप होके प्रॉपर वे में जो है पीडीएफ नोट्स मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। और अच्छी हैंडराइटिंग के साथ, नहीं होगा तो बना लो और भेजो, ठीक है। और आगे से ये सारी चीजें मेंटेन रखोगे आप लोग। चलो तो एंड करते हैं फिर आज का क्लास। आगे का जो है हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज फाइनली फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। चलो, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। टेस्ट हुआ तो, टेस्ट नहीं होगा डोंट वरी, टेंशन ना लो, ठीक है। टेस्ट नेक्स्ट संडे जाएगा आपका, इस संडे नहीं है, ओके। और हुआ भी तो आप लोग रेडी रहो बेटा, 3 चैप्टर हो गए हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी की, उसको रेडी रखो। और एक्सक्रीशन में जहां तक पढ़ा है वो रेडी रखो, समझे? नेक्स्ट संडे दिवाली है तो यही संडे रखवा ले टेस्ट, बोलो। दिवाली है तो उसके पहले या उसके बाद में कहीं ना कहीं आपका एडजस्ट होगा टेस्ट, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय आरी।